हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। 64th बीपीएससी में मैंने चौथा रैंक प्राप्त किया है। तो अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, जो कि काफी अवेटेड था। बहुत बार डेट्स चेंज हुए, एक बार पेपर भी हुआ, फिर दोबारा हो रहा है पेपर तो कैंसिल हो गया, तो ये काफी एक्सटेंड हो गया। नाउ फाइनली थर्टीएथ सितंबर को होने वाला है। 3-4 दिन है आपके पास। तो इस फाइनल टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने अभी तक की तैयारी को जो आपने किया है उसका सही फायदा उठाएं, आपकी एफिशिएंसी पे बात करेंगे हम लोग। एफिशिएंसी कि कितना एफिशिएंट आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, ग्रास्प किया है, उसको आप लोग आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले अगर पूछे कि क्या क्या चीजें हमें करना है, तो मैक्सिमम चीजें हम लोगों को पता होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर्स, देन हिस्ट्री, बिहार रिलेटेड सब कुछ, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ आ जाएगा इसमें। हिस्ट्री में भी एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार, ये 3 मेजर एरियाज है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आप पुराना ट्रेंड्स देखें तो। अब इन तीनों में सपोज कमिंग टू करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा अगर आप देखें क्वेश्चंस आते हैं नेशनल करंट अफेयर्स से। सो हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज ब्रेक करेंगे कि किस सब्जेक्ट की तैयारी को कैसे अभी लास्ट मोमेंट पे आपको ब्रश अप करना है और कट ऑफ का वो जो स्कोर है आप इजीली क्रॉस कर पाए। करंट अफेयर्स का सिलेबस जो है वो ऐसा है, एवर एक्सपैंडिंग है। हर दिन करंट अफेयर्स का सिलेबस बढ़ता जा रहा है। नाउ कुछ चीजें नोट करने लायक है, जैसे अभी जो 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, वहां पे अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस थे 2019 के। 2019 का कोई रिपोर्ट था, उसमें एसडीआई में डेटा पूछ रहे थे वो। तो अब आप पूछेंगे कि सर करंट अफेयर्स कितना पुराना जा सकते हैं। अगर ये 2022 में 2019 का पूछ रहे हैं, 3 साल पुराना, तो फिर कब तक पढ़ना चाहिए। तो पुराना जो पेपर था ये 67 वाला, वो देख के अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो उसे एक चीज समझ में आएगा कि ये पेपर बहुत ज्यादा रिसेंटली सेट नहीं था। मैक्सिमम चीजें जो थी वो काफी पहले, मतलब जो घटनाएं घट चुकी हैं उसके बारे में। सो अभी जब पेपर फिर से होने वाला है, एंड बहुत जल्दी ही बीपीएससी ने डिसीजन ले भी लिया कि सिंस द पेपर वाज लीक्ड, सो हमें तुरंत एग्जाम रिकंडक्ट कराना है। एंड बीच में बहुत सारे एग्जाम्स थे, तो उसके कारण कुछ डेट्स में चेंजेस हुए, कभी 28, कभी 22, एंड फाइनली 30 को है आपका पेपर। तो करंट अफेयर्स अगर आप ध्यान से देखें तो 1 साल का डिसेंट होता है।
एक साल का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में भी आपको 3 तरह की चीजें होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक बाकी मिसलेनियस, टर्शियरी। प्राइमरी में वो इवेंट्स है जो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रेगुलर, जो सा भी आप पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, उसमें वो इवेंट्स जो आपको याद रह जाते हैं। सपोज आप साल भर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन पे कुछ हुआ है, या डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली है, या प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो कुछ भी हो रहा है, जस्ट आपको अगर एक हिंट दे देंगे तो आपको पूरा कुछ याद आ जाएगा कि आपने साल भर में क्या पढ़ा है। तो इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, मैक्सिमम चीज आपको पता है। इसका यूज हमें ऐसे करना है कि सपोज आपको पता चल गया एंटी डिफेक्शन से कुछ है न्यूज में, ठीक है, अभी इसका स्टैटिक पार्ट आपको लिंक करना है उसी समय। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि करंट के साथ आपको स्टैटिक लिंक करना है? प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जनरली हम सोचते हैं कि पहले करंट अफेयर्स कर लेंगे, फिर एक बार हम लोग हिस्ट्री कर लेंगे, पॉलिटी कर लेंगे एंड ऑल। लेकिन अगर आप रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों चीजें याद रहेंगी आपको, भूलने का चांस कम रहेगा, गलती कम कर पाएंगे। एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट मेकिंग लेस मिस्टेक्स। जो कम गलतियां करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स इज नॉट a selection test. They are trying to reject you, trying to stop you, आपको रोकना चाह रहे हैं कि मेंस में सीरियस नॉलेजेबल कैंडिडेट्स आए, स्मार्ट लोग आए जो मेंस लिखे, वरना वो प्रीलिम्स लेते इन्हें सीधा मेंस लिख लेते हम लोग सब, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सिलेक्शन, इट इज अ रिजेक्शन टेस्ट। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत सारे सोर्सेस हैं, मल्टीपल सोर्सेस। इट इज नीडलेस टू आस्क कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वही चीजें हैं, सबने अपने अपने लैंग्वेज में बताया। किसी को कुछ एरिया इंपॉर्टेंट लगा उसको ज्यादा कवर कर दिया, तो हर किसी करंट अफेयर्स का अपना प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 80% ऑफ द करंट अफेयर्स कहीं से भी आप पढ़ रहे हो लगभग सेम रहता है, क्योंकि वही घटनाएं हैं उसी को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में करंट अफेयर्स कुछ और है, किसी में एकदम कुछ और है। तो ये 80% कॉमन है, बाकी का जो 20% है, अभी लास्ट पॉइंट में सपोज कोई आके कह रहा है आपको कि कोई ए मटेरियल है, आपने बी कर रखा है, वो कहेगा कि अरे ए का आपने किया नहीं है, इसी से तो क्वेश्चन आता है, देन यू विल बी पैनिकिंग, लास्ट मोमेंट में आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपने जो किया है क्वेश्चन वहां से आएगा, थोड़ा सा आपको भरोसा रखना होगा। तो ये लास्ट मोमेंट में कुछ नया पढ़ने से बचना है हम लोग को कि ये करंट अफेयर्स तो मैंने किया ही नहीं। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आपको ऐसा लगे कि आपने पूरा करंट अफेयर्स कर लिया है, कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इवन जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके एक दिन पहले का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स में आप कैसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स का रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टफ नहीं आता है। प्रीलिम्स में सब कहते हैं कि क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन टफ था। आप किसी से पूछिएगा रिव्यू कैसा था पेपर, तो क्वेश्चन टफ था। क्वेश्चन इज नॉट टफ, ऑप्शंस जो है वो इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सो इट इज द ऑप्शंस जिस पे आपको ध्यान देना है। सपोज आई विल आस्क यू कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, एंड आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस। मई, जून, सितंबर, जनवरी, और एक हमारा ई ऑप्शन बीपीएससी का जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, 1885, ईयर सब में सेम रहेगा, ठीक है, मंथ मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस। अभी देखिए आप क्वेश्चन टफ हो गया, सबको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन कौन से महीने में। अभी सेम क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज करते हैं।
और एक ऑप्शन ई। अभी आसान हो गया ऑप्शन चेंज करने पे, क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन चेंज किया, आसान हो गया। तो हमारा फोकस ऑप्शन पे बहुत ज्यादा होना चाहिए जब हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि चीजें पढ़ी हुई होती है, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली होता है कि करंट अफेयर्स आ गया और आप एकदम ब्लैंक है, अगर आपने सीरियसली तैयारी की है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आपको पता होगा उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि सिंस देर इज नो नेगेटिव मार्किंग अभी तक, तो आपको पूरा 150 में 150 अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको वो आता हो फुल्ली या पार्शली या बिल्कुल भी नहीं आता हो, बट एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। हाँ, बट ये डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम जा रहे हैं तो +1 और 0 वाला ही स्कीम रहेगा, मार्किंग में चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज बीपीएससी इज वेरी सीरियस अबाउट दिस 67 बीपीएससी, ठीक है। और पेपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पेपर थोड़ा टफ ही आएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि हो, अगर वहां पे आपको पता चल गया कि देर इज अ नेगेटिव मार्किंग, इन केस ऐसा हुआ एक सरप्राइज, तो इसके लिए रेडी रहिएगा, पहले से माइंडसेट प्रिपेयर करके नहीं जाना है कि सारा कर देना है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ओब्वियसली आपको सारा क्वेश्चन करना है। नाउ सारा क्वेश्चन आपको कैसे करना है करंट में, करंट अफेयर्स में मैं इसलिए इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, करंट अफेयर्स का वेटेज काफी बढ़ गया है। अगर आप ये जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें शायद 23 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से, ओनली फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल, बिहार का अलग, ठीक है, बिहार का 4-5 होगा जो भी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग 28 से 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहते हैं। नाउ करंट अफेयर्स आप रिवाइज कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स को जब भी आप रिवाइज करना है आपको आपको कंपेयर करके रिवाइज करना होगा, ये नहीं कि आपने एक महीने का पढ़ा फिर आप कुछ और पढ़ने लगे फिर दूसरे महीने का पढ़ा। सो ट्राई की करंट अफेयर्स आप एक स्ट्रेच में रिवाइज करें पूरा, उससे क्या होता है आप चीजों को इंटरलिंक करते हैं। नाउ इंटरलिंक करने की जहां तक बात आती है, मैंने हमेशा बोला है कि यूज मैप्स। बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स आता है, दे ऑलवेज आस्क अबाउट प्लेसेस, इवेंट्स, न्यू इनिशिएटिव्स, कि ये कहां पे हुआ, कौन से सिटी में ऐसा हुआ, कौन से कंट्री में ऐसा हुआ, ये कहां के प्रेसिडेंट है, या कौन सी कंट्री में भी इलेक्शन हुआ था तो वहां के प्राइम मिनिस्टर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैप्स, अगेन वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप एंड बिहार मैप। इंडिया का मैप पॉलिटिकल लेंगे तो बेटर है, बिहार का ऑब्वियसली पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल कुछ भी चलेगा। नाउ अब आप पूछेंगे कि मैप को कैसे यूज करेंगे। जो कुछ भी करंट अफेयर में डेटा है आप उसे बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि आप भूल जाते हैं, यू कीप ऑन फॉरगेटिंग, और जब एग्जाम का प्रेशर होता है सबसे ज्यादा, तो अभी वैसे बहुत लोगों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, तैयारी अच्छी नहीं है, ये लास्ट मोमेंट में ये गोल्डन ख्याल आता है बहुत लोगों को कि अटेम्प्ट नहीं देते हैं, या हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे आपको, फेस्टिव सीजन है अभी कैसे एग्जाम दे देंगे, इतना सारा डेट चेंज हो गया, एग्जाम नहीं देना चाहिए अभी, पता नहीं फिर से कैंसिल हो जाए, इस बार मेरा ऑप्शन का तैयारी अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में, मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे अगर आप थोड़ा सा भी खाली खाली बैठेंगे ना, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बुक्स बंद कर दिया आपने, आप ज्यादा सोचने लगे, ज्यादा सोचना नहीं अभी, इसी दिन का आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, साल 2 साल जब से भी आप लगे हुए हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पूरे ईमानदारी से देना एग्जाम, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है कि मैंने करंट सही से नहीं किया है, मेरा ज्योग्राफी अच्छे से नहीं हुआ है, हर किसी का कुछ ना कुछ वीक रहता है, मे बी 1 पोर्शन 2 पोर्शन, ठीक है, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ना जब आप मैप लेंगे बिहार का, बिहार में मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स रहता है कि ये इनिशिएटिव कहां पे हुआ, या ये इवेंट कहां पे हुआ, कोई स्कीम लॉन्च हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ये पर्सनैलिटी को कोई अवार्ड मिला, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, तो बिहार का पॉलिटिकल मैप आप ले लेंगे, ठीक है, एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स,
क्लियरली उनमें आप सपोज भागलपुर में कुछ हुआ, किशनगंज में कुछ हुआ, ठीक है, वेस्ट चंपारण, पटना में कुछ हुआ, आप मार्क कर देंगे छोटी, और जो भी लिखेंगे आप मैप में छोटा और क्लियर लिखेंगे ना। मैं मैप इसलिए बोल रहा हूं, सपोज 12-14 महीने 15 महीने का आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, प्रीलिम्स के ठीक एक रात पहले वो बहुत प्रेशर रहता है आपको कि कल आपको सब कुछ डिलीवर करना है, और आप अचानक से कुछ भूल गए, आप सोने जा रहे हैं, फिर आप किताब लेके बैठ गए, बार बार आप किताब पलट रहे हैं, ठीक है, नींद नहीं आएगा। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, एक या दो मैप्स में मैक्सिमम कुछ भी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के सामने एरो देके आपको लिख देना है छोटा छोटा। जब आप पूरा एक्सरसाइज, जब आप पूरा रिवीजन खत्म कर लेंगे, एक तो क्या होता है ना, लिखने से कि याद भी रहता है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि एक दो बार अगर आपका लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर जाएगा। एंड जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से आप रट ले, अगर आपने ठीक से ध्यान लगा के समझ के उसको याद किया है तो वहां ऑप्शंस देख के आपको क्लिक कर जाएगा, वो याद आ जाता है, नेचुरल है वहां पे। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको पूरा याद होना चाहिए स्कीम का नाम, थोड़ा बहुत वहां पे याद आ जाता है। तो जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक या दो मैप्स में, तो आप जस्ट कंपेयर करिए कि कोई एक एस्पिरेंट है जो जिसके पास पूरे 40, 50, 60 पेजेस का एक महीने का करंट अफेयर्स है, ठीक है, और उसने एक साल का पूरा करंट अफेयर्स ले रखा है, उसको रिवाइज करना है 720 पेजेस, ठीक है, उससे उसको बिहार स्कैन करना है, याद करना है बिहार वाला, और आपके पास सिर्फ 2 पेजेस है। इन 2 पेजेस में आप पूरा करंट अफेयर्स बिहार का रिवाइज कर सकते हैं कि कहां पे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मोर ओवर इसी तरह मैप्स को आप ज्योग्राफी में भी यूज करिएगा, जितने भी फीचर्स हैं, कहीं वेटलैंड है, कहीं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, कहीं भी कुछ भी है, वो आप एक मैप में यूज कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। सपोज आप लेटे हुए या बैठे हुए कहीं भी आपने मैप निकाला एंड मैप को आप एक सरसरी निगाह से देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो आप रिलेट कर पाएंगे। और ये पिक्टोरियल है तो ये दिमाग में छप जाता है। सपोज यहां पे कुछ हुआ होगा, कोई स्कीम लॉन्च हुई होगी, कोई भी XYZ स्कीम, एंड ऑप्शंस में आपको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये स्कीम का नाम दिया हुआ है, आपसे सपोज ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था, देन आपको ये जरूर याद रहेगा कि मैप में इस कॉर्नर में मैंने ये कहीं तो कुछ लिखा था, बट आपको याद नहीं आ रहा कि ईस्ट चंपारण है या वेस्ट चंपारण है, मधुबनी कहाँ है। एंड सपोज ऑप्शंस में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, साउथ या साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और नॉर्थ वेस्ट का एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण, तो आपके लिए आसान हो गया। इसीलिए बहुत स्मार्टली रिवाइज करना जरूरी है ताकि लास्ट जो डे रहता है, अल्टीमेट डे, उसके एक दिन पहले प्रेशर नहीं हो। आपको बहुत कुछ रिवाइज करना होता है, मतलब, और एग्जाम के 3-4 दिन पहले हमारी एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है, ह्यूमन जो कैपेबिलिटी है आप उसको बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं। नॉर्मल डेज में अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप ये पढ़िए, ये रिवाइज करिए, तो आप आराम से 1 महीने का करंट अफेयर्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगाएंगे, बट उस दिन 1 घंटे में आप पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे। सो अभी ज्यादा सोचना नहीं है, इस एफिशिएंसी जिसकी मैंने बात की थी इसको बढ़ाना है, यू हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। इंडिया के भी पॉलिटिकल मैप को ऐसे यूज करना है, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में क्या हो रहा है, कोई सर्वे हुआ है, कोई रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, कौन सा स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, NFHS का सर्वे हुआ है, कौन से स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से खराब, एंड सारा कुछ नहीं याद करना है, टॉप 3, मैक्सिमम टॉप 3 एंड बॉटम, सबसे नीचे कौन है, बॉटम 2, 3 भी नहीं, सिर्फ लास्ट वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा याद नहीं करना है आपको, मिस हो जाएगा। अब एक और ट्रेंड है कि ये लोग डेटा पूछ रहे हैं कि कोई रिपोर्ट आई है उसमें स्कोर क्या रहा, तो एटलीस्ट जो टॉप फर्स्ट रैंक है या बेस्ट परफॉर्मिंग है और वर्स्ट परफॉर्मिंग, ठीक है, उन दोनों का डेटा आपको याद करना है। एंड अगर आप डेटा सिर्फ आइसोलेशन में याद करेंगे, रिलेट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस आएगा 0.624, 0.623, 0.621, 0.625,
जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये आपको करना है करंट अफेयर्स में। इसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, सॉरी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वहां पे भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, बट जो मेजर मेजर इवेंट्स है, सपोज सार्क का कहीं पे कुछ मीट हुआ, आसियान का हुआ, एससीओ का हुआ, डब्ल्यूटीओ का कुछ हुआ, UNFCCC का, वो आप उसमें मार्क कर लीजिएगा। एक बार आप मैप को देखेंगे पूरे साल में कहां पे क्या क्या हुआ, कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो नेशनल हो गया, स्टेट हो गया और इंटरनेशनल हो गया। स्टेट में आप करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक सर्वे और बजट प्लीज कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। उसका जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, टारगेट क्या है हमारा, रेवेन्यू कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है 15-20, वो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे ये लोग पूछते हैं। नाउ करंट अफेयर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं रिलेटिंग टू पर्सनालिटीज इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट इवेंट्स, बैंकिंग, ठीक है। पर्सनालिटीज में जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिन्होंने कुछ ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा अचीव कर लिया या नेशनल लेवल पे, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा पर्सनालिटीज न्यूज में रहते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे एक साल का याद कर पाए। बुक्स एंड ऑथर से हार्डली मुझे लगता है एक क्वेश्चन आता है हर महीने। आपको कम से कम 25-30 बुक्स का एक लिस्ट आता है करंट अफेयर्स में। अगर आप मुझसे पूछे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका कोई खास फायदा नहीं है कि आप पूरा एक साल का बुक्स याद कर रहे हैं। मैं तो नहीं करता था, मतलब अगर कुछ ऐसा है कहीं टेस्ट सीरीज में कुछ आया हुआ हो या कहीं मैंने देखा हो वीडियो में कुछ याद आ गया तो ठीक है, वरना ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। अल्टीमेटली आपको लेवल क्रॉस करना है। ये जो 115, मैं मानता हूं कि ये टारगेट हमारा होना चाहिए, 115 आउट ऑफ 150। अब 115 आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, बट आपको इतना टारगेट सेट करना होगा कि अगर कितना भी टफ आए तो आप 105 तक तो जा ही जाए। एग्जाम के टाइम बहुत तरह की फीलिंग्स आएंगे दिमाग में। आप जितना कुछ भी कर रहे हैं, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हॉल के अंदर ये डर नहीं रहना चाहिए कि मैं कट ऑफ पार करूंगी या नहीं, मेरा होगा या नहीं। हम वहीं पे कैलकुलेट करने लगते हैं कि 60-70 क्वेश्चन मेरे को आते हैं और बाकी कितना हम लोग गैस कर पाएंगे, 50-50, इतना तो मुझे आता ही नहीं है, तो कुछ भी कर लूं मेरा नहीं होने वाला। ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में यूज मैप्स, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जितना छोटा छोटा आपके पास लिखा रहेगा उतना कम नंबर ऑफ पेजेस रहेगा और उतना अच्छे से आप एक ही बार में बहुत कुछ को देख पाएंगे। आप कंपेयर कर पाएंगे कि कोई इवेंट हुआ था, इट वाज इन लद्दाख, कोई इवेंट हुआ था मणिपुर में, कुछ गुजरात में, कुछ केरला में, तो आप कंपेयर कर पाएंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए है ना कि करंट अफेयर्स का डेटा बहुत ज्यादा होता है एंड पेपर हर साल टफ होता जा रहा है और करंट अफेयर्स क्रूशियल है। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में कभी भी उसको आइसोलेशन में मत पढ़िएगा कि पहले हम नेशनल पढ़ ले और बाद में फिर बिहार पढ़ लेंगे। जब भी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, बिहार और नेशनल, इंडिया लेवल पे क्या हो रहा था, इन चीजों को रिलेट करिएगा। सपोज क्विट इंडिया मूवमेंट में वहां क्या हो रहा था, बिहार में क्या हो रहा था, इसको रिलेट करना है तो आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से। सिविल डिसोबीडियंस के टाइम क्या हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन के टाइम क्या हो रहा था, स्वदेशी में क्या हो रहा था, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो बिहार में क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थे, ठीक है। बिहार एज अ स्टेट जब कार्व आउट हुआ था तो क्या हुआ था, बंगाल का जब विभाजन हुआ था तब क्या चल रहा था, इंडिपेंडेंस के टाइम बिहार में कौन कौन से नेता थे। तो हर कुछ को आपको रिलेट करके पढ़ना है, ये नहीं कि आप मॉडर्न इंडियन अलग पढ़ रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू बिहार अलग पढ़ रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको वहां पे ऐसा नहीं होगा ना कि मॉडर्न में अचानक से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं था, आपको पता होगा। क्वेश्चन टफ क्यों होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शंस के कारण क्वेश्चन टफ होते हैं। आप 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये था या नहीं था। सपोज उन्होंने पूछ दिया कि प्रेसिडेंट कौन है कोई भी सोसाइटी या बॉडी का, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां पे 2 नाम है,
एक उनमें से प्रेसिडेंट होंगे और एक सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। एंड आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है, मैं गलती करके आया था, मैं रटने रटने में रह गया था, मैंने समझा नहीं था, और ये शायद मेरे साथ 63rd बीपीएससी में हुआ था। तो आता हुआ पढ़ा हुआ चीज मैं गलत करके आया था, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि थोड़ा सा ना बारीकी से देखना है लास्ट में, क्योंकि वही चीज है जो वहां पे आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। अभी सपोज आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, आप रटे जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 50-60% जो हैं, जो आपको पता होती हैं, उसको बार बार नहीं पढ़ना है। हम क्या करते हैं, ये करंट अफेयर्स का सपोज कोई भी पेज है, आप यहां से यहां पूरा पढ़ते जा रहे हैं, जो हाईलाइट किया है, जो आपको आता है, जो नहीं आता है, पूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पूरा पढ़ के आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। एंड खुद को ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो मुझे याद है वो भी शायद मैं भूल जाऊंगा, तो मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूं। अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, जिसको आपने किसी के साथ डिस्कस किया था, सपोज कहीं मॉक टेस्ट में आया था, या कुछ डीप में उसके बारे में आपने एनालाइज किया था, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। उसी चीज को बार बार पढ़ के टाइम और पोटेंशियल नहीं बर्बाद करना है। आपको वो चीजें पढ़ना है जो आपको लगता है कि आप बार बार भूल जाते हैं। तो सपोज आपने पहले कुछ कोई भी कलर से हाईलाइट किया था या अंडरलाइन किया था कुछ चीजें उसमें, जब आप फाइनल रिवीजन के 1-2 दिन पहले वाला रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो वहां पे आप देखिए कि कौन कौन सी चीजें अगर एग्जाम में आती, जब आप पढ़ रहे हैं, आप जब सरसरी निगाह से देखेंगे, हाँ ये मेरे को पता था, आता तो हो जाता, हाँ ये मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं, उसको आप स्पेशली मार्क करके रखिए, क्योंकि वही चीजें हैं जिनका डर लास्ट में आपको परेशान करेगा और आपका स्कोर नीचे ले जाएगा। वो जो डर रहता है प्रीलिम्स के एक रात पहले का, कि बहुत लोग सो नहीं पाते। अच्छा, सोने से मेरे को याद आया कि नींद बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले, ठीक है। अब नींद का मतलब ये नहीं कि 6-8 घंटे सो गए। अब हाँ, जिनकी कमजोरी है कि अगर 6 घंटा नहीं सो रहे तो फिर सर भारी हो जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाते, बट 4 घंटा 5 घंटा बहुत है। 4 घंटा तो बहुत है एग्जाम के एक रात पहले। 2 घंटे का एग्जाम है, उसका जितना सोना है सोते रहिए, कोई मना नहीं करने वाला। इनफैक्ट अगर पेपर अच्छा जाएगा तो खुशी के बारे नींद ही नहीं आती है। ये फीलिंग होती है प्रीलिम्स के बाद कि बहुत दिन से आप सो नहीं रहे हैं, पेपर इतना अच्छा हो गया। एग्जाम के अंदर आपको पता होना चाहिए, जब आप पेपर दे रहे हैं ना, पहले आप सरसरी निगाह से पूरा देखते हैं कि कैसा है कहां से शुरू करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा पहले करना है। तो इन द मिड ऑफ द पेपर एक ऐसा टाइम आता है जब आपको फीलिंग आ जाता है कि मैं इस पेपर के कितने लायक हूं। तो वो फीलिंग अच्छा आना चाहिए। एग्जाम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बाहर जाके मुझे 10 लोगों से पूछना ना पड़े कि इसका तुमने क्या किया, इसका बीपीएससी क्या देगी, इसका ये यहां पे क्या आंसर की है, इस कोचिंग ने क्या बोला है, इंटरनेट पे क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या था। ये नहीं होना चाहिए। इतना कंफर्टेबली आपको 110-15 का स्कोर आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ मेरे इतना आ रहा है। और हम उसी के लिए बात कर रहे हैं कि कैसे हम श्योर हो जाए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में श्योर रहेंगे ना कि आपको 100+ तो आराम से आ रहा है, देन आपका एफिशिएंसी और बढ़ जाएगा। आप बाकी के जो 50 क्वेश्चन है ना, उसमें अपना बहुत ज्यादा पोटेंशियल यूज कर पाएंगे। एंड जब आपके मन में वहां डर बैठा रहेगा कि मैं कैसे कट ऑफ पार करूंगा या करूंगी जो भी, तो आप परेशान रहेंगे, आपसे होगा ही नहीं। एक डर बना रहेगा, वो आपको हिंडर करेगा। जो छोटी छोटी चीजें आप स्मार्टली कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ना, वो आपका जो कैपेसिटी है वो हिंडर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। नाउ बिहार स्पेशल। इकोनॉमिक सर्वे मस्ट है, लेटेस्ट वाला करिएगा, क्योंकि लॉजिक यही करता है कि लेटेस्ट वाला जो डेटा है वही यूज करेंगे। बजट का सारा डेटा देख लीजिएगा और उसको रिलेट भी कर लीजिएगा। सपोज 15 फाइनेंस कमीशन का कुछ है, रिकमेंडेशन है कि कितना शेयर है बिहार का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा है, ये देख लीजिएगा। अब 14 फाइनेंस कमीशन हो गया वर्सेस 15, इसको कंपेयर कर लेना है हम लोग को, ठीक है। एरिया को कितना वेटेज दिया गया है, पॉपुलेशन को कितना दिया गया है, पहले कौन सा सेंसस यूज करते थे पॉपुलेशन में, अभी कौन सा करते हैं, फॉरेस्ट एरिया कितना है, उसको कितना वेटेज दिया गया। तो वो पूरा 100 का एक ऐसा करके बना लेंगे।
पहले 50% था इनकम डिस्टेंस, अभी शायद 45 हो गया, ऐसा करके 100 तक आप जब कंपेयर करेंगे तो ऐसे पढ़ना ज्यादा आसान है। पहले था 27.5% शायद पॉपुलेशन, अभी 15% है, और 12.5% कुछ डेमोग्राफिक, देख लीजिएगा इसको एक बार। तो इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और उस दिन आप बहुत अच्छे स्टेज पे रहेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करें। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप दे सकते हैं मॉक, एक दो मॉक आप दे सकते हैं, लेकिन मॉक देने का एक्चुअल रीजन क्या है, मॉक क्यों देते हैं हम लोग? कि मॉक में अच्छा स्कोर आ गया और हम खुश हो जाएं वो स्कोर देख के। यहां के मॉक के स्कोर से बीपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर बैठे मॉक लगाया, आपने 120 लाया या 80 लाया। मॉक का सिंपल मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं, कितने पानी में आप, ठीक है। मॉक में जो चीजें हम कर ले रहे हैं इजीली एग्जाम में भी हो जाएगा। अगर आपने 5-10 मॉक दिए हैं अच्छे फुल मॉक्स, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो एग्जाम में भी हो जाएगा। मॉक एक हिंट है आपकी कमजोरियों को आप समझ पाए और उस पर एक्ट कर पाए। तो मॉक को यूज करना है हमें इस चीज को पहचानने में कि कहां पे हम कमजोर है, कहां पे हम सिली मिस्टेक्स करते हैं और कहां पे हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इन एरियाज को हम एक्सप्लोर करेंगे मॉक से। मॉक के परफॉर्मेंस में जब आप सपोज 150 क्वेश्चंस दे रहे, बहुत भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप 100 to 110 लाते होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि 40 से 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं तो या तो आपको नहीं आता होगा, या 50-50 वाला डिलेमा होगा कि इन दोनों में से मैं श्योर नहीं था, क्या आप भूल गए होंगे, आपने पढ़ा होगा कभी, ऐसा कुछ। तो हर मॉक में लगभग 40-50 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने का आपके पास रहता है। अगर आपने सही से मॉक दिया होगा और मॉक का जो टेक अवे है, जो निचोड़ आप निकालते हैं मॉक का, उसकी अगर आपने कॉपी बना रखी होगी तो बहुत अच्छा उसको रिवाइज करेंगे। अगर नहीं बना रखी है तो अभी लास्ट मोमेंट में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक दो, अगर आप फुल आवर मॉक नहीं दे सकते कोई बात नहीं, एक मॉक का पेपर उठा लीजिए, उसको धीरे धीरे करके आधे घंटे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मार्क कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस अगर मैं अटेम्प्ट करता तो मुझे परेशानी होती, मुझे सोचना पड़ता, बस वो एरिया आपका वीक एरिया। अभी एग्जाम का जो टाइम है उस टाइम से अपने बॉडी को अलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एग्जाम 10 से 12 है, सपोज अगर 10 से 12 एग्जाम है तो ये 2 घंटे अभी से इसी टाइम पे आपको बैठ के पढ़ाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि सोए हुए हैं या कभी भी पढ़ रहे हैं, ये 2 घंटे कंटिन्यूसली आपको पढ़ाई करना है। इसमें कोई समझौता मत करिएगा, आपका बॉडी यूज टू हो जाएगा, ठीक है। इन 2 घंटे में आपका बॉडी अगर यूज टू हो गया तो वहां एग्जाम के दिन बॉडी माइंड का जो है बैलेंस वो बना रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो रिदम आता है। एंड स्लीप की जहां तक बात करें तो मैंने बोला कि 4 घंटे 5 घंटे बहुत है। तो सपोज आप 12 बजे या 11 बजे सो रहे हैं रात को, एंड सुबह आप उठ गए 4-5 बजे फिर से एक बार करंट अफेयर्स रिवाइज करने के लिए, एंड ट्राई ना कि एक बार में लंबी नींद ना सोए, क्योंकि आप कितना भी थके रहते हैं, अगर आप एक लंबी नींद ले रहे हैं काफी टाइम, उससे आपका थकान पूरा नहीं होता। एक इंसेंटिव होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, मैं 2 बार सो रहा हूँ, एक बार मैं बाद में सो लिया, दोपहर को 2 घंटे 1 घंटा जो भी, उससे क्या होता है कि ब्रेक मिलता है। कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना एंड देन कंटिन्यूअसली सोना, उससे बेटर है कि थोड़ा ब्रेक कर ले। तो रात को जब भी आप सो रहे हैं वो सोने का टाइम थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के एक दिन पहले वैसे ही आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो बॉडी यूज टू हो जाएगा। एंड सुबह जल्दी उठने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपका पेपर 10 बजे से है एंड 9 साढ़े 9 तक अगर आप सेंटर पहुंच रहे हैं एंड सुबह आप 4 या 5 बजे से रिवाइज कर रहे हैं, तो वो सुबह का जो 4-5 घंटा आप रिवाइज करते हैं, उस समय आपके रिवाइज करने का जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और उस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको नींद आ रही है, आपका सर भारी है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सके तो अपना सोने का टाइम, ये सब सारा कुछ एडजस्ट कर ले, अपना खाना, और जहां पर भी आपका सेंटर है, ठीक है,
सेंटर आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है, ये नहीं कि कल एग्जाम है और कल आराम से पहुंच रहे हैं सुबह सुबह। आपको पता है कहीं ना कहीं अभी बारिश का मौसम है, ट्रैफिक हो गया, कहीं जैम हो गया, कहीं बाढ़ आया है, कुछ भी, आपके सेंटर पहुंचे आप उस दिन, वहां आपको होटल नहीं मिल रहा है, रहने का कुछ प्रॉब्लम है, खाने का, जहां भी आपका सेंटर है, अभी तक आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल गया होगा, वहां पर अगर कोई फ्रेंड है, जान पहचान, जैसे भी आपको देखना है अपना एकोमोडेशन, वो देख लीजिए, एक दिन पहले जरूर पहुंच जाइए। ठीक है, सेंटर के बारे में जा करके देखने की जरूरत नहीं है कि हम जा रहे हैं 2 घंटा जाके सेंटर देख रहे हैं कैसा है, नहीं है, अगल बगल कुछ नहीं। लोकल आपके जो लोग हैं जान पहचान के, उसको देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए कितनी दूर है, वहां से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका सेंटर कहीं और है, आप रहे कहीं और रहे उसी शहर में, इतना दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैवल करने में ना रिविजन नहीं हो पाता और बहुत एंग्जाइटी होता है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है सेंटर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। अब सेंटर आपके पास में है तो इससे क्या बेनिफिट है कि लास्ट मोमेंट तक आप करंट अफेयर्स का वो सपोज रिवाइज कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपने 8 बजे रिवीजन छोड़ दिया है सुबह, हाँ 10 बजे से आपका पेपर है, इन 2 घंटे के अंदर आपको बहुत सारे ख्याल आएंगे कि अरे मैं वो भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ये भूल गई, वो तो मैंने किया ही नहीं। लास्ट मोमेंट में बहुत लोग होते हैं कुछ ना कुछ आपको बोल देंगे कि ये वाला आपने किया है, ये वाला आपको करना चाहिए था, इससे तो क्वेश्चन आता है ना, आप पैनिक हो जाएंगे। तो अगर आपके पास वो लूज शीट्स है और आपका जो भी डेटा है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अगर लास्ट मोमेंट तक वो चीजें जो आपने मार्क किया था करंट अफेयर्स में, जो मैंने बोला था कि आप बार बार भूल रहे हैं, अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता रहेगा एंड वो फ्रेश रहता है एकदम दिमाग में। आप जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप क्वेश्चन पेपर को सी थ्रू कर रहे हैं, 1 से लेकर के 150 तक आप जा रहे हैं, आपको लगेगा ये 5 क्वेश्चन तो मैंने अभी देखा ही था, अगर भूल रहा था बट याद आ गया। जस्ट इमेजिन वो सिर्फ 5 क्वेश्चन कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉलेज, देखिए सबके पास लगभग सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग टॉप कर रहे हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज है, जो प्रीलिम्स में 1-2 नंबर के लिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनका नॉलेज कम है। नॉलेज का बहुत ज्यादा गेम नहीं है, उस नॉलेज को आप कैसे यूज कर रहे हैं, रिटेंशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है प्रीलिम्स बस। तो अपना आप रूटीन चेंज कर ले एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, नींद, आपका खाना, डोंट ईट, मतलब इधर उधर का कुछ ज्यादा नहीं खाइए। वैसे ही ये सीजन ऐसा होता है कि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो अभी एकदम सादा सादा खाना है, ठीक है, एंड ज्यादा परेशान नहीं होना है कि बाकी लोग फेस्टिव सीजन में हैं एंड आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा डेट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप देखिए 30 सितंबर, एग्जाम खत्म होने के बाद सबको रिलैक्स करना होता है, ठीक है, पढ़ाई से दूर है, आपके पास रिलैक्स करने के लिए है, फेस्टिव सीजन है, जस्ट 30 के बाद आप आराम से थोड़े दिनों तक रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसको इंसेंटिव की तरह लीजिए कि 30 तारीख को आपको अच्छा परफॉर्म करना है। सारे वीक एरियाज आप देख लीजिए, चाहे कोई भी हो ना, फ्यू वीक एरियाज जो कि मुझे बार बार सुनने को मिलता है कि सर हम लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स का तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही चला जाता है हमारा। ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग पहले से ऐसा सोच चुके हैं। मैं बहुत लोगों को देखा है कि पेपर मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि चलो ठीक है आप बताइए आपको क्या टफ लग रहा है इसमें, तो उस केस में वो लोग हमेशा कहते हैं कि सर ये वाला तो हमको लगता था कि होगा ही नहीं, इसलिए हमने किया ही नहीं था, तो हम लोग 140 ही मान के चल रहे थे पेपर, 150 नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो सबसे पहले यही 10 क्वेश्चन करता था, हार्डली 5-7 मिनट लगता है अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, और इन 5-7 मिनट में आपको पता होता है कि कट ऑफ में से 10 नंबर तो आप ले आ चुके हैं, वो भी 100% सही, तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है। मैथ्स में बहुत बेसिक सा आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं आता कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं वो लोग, कैलकुलस, बेसिक मैथ्स जो आपने 10 तक पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन रहता है और कुछ नहीं। नॉर्मल ज्योमेट्री, नॉर्मल अलजेब्रा, नॉर्मल मैथमेटिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, यही पूछते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब ये नहीं कि मैथ्स के लिए लास्ट मोमेंट पे आप कहीं किताब ले लिया आपने या यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस देख रहे हैं मैथ्स पे, वैसा कुछ नहीं करना। 5-10 साल का क्वेश्चन पेपर लीजिए, सपोज आपने 10 साल के क्वेश्चन लिए, ठीक है, हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन हो गया, ट्राई टू सॉल्व देम, बनाइए। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, या तो फॉर्मूला याद होगा आपको पता नहीं होगा कि वो फॉर्मूला यूज करना है।
तो अगर आप पिछले 10 साल के मैथ्स के क्वेश्चंस को बना रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कि बीपीएससी आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। आप देखेंगे अरे बार बार रेशियो प्रोपोर्शन का यही क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहा है, थोड़ा डेटा चेंज हो जा रहा है, थोड़ा पूछने का तरीका। प्रॉफिट एंड लॉस से ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा नहीं, तो हम देख लेंगे इसको कैसे करना है तरीका। परसेंटेज से वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से वैसा ही है, ज्योमेट्री से वैसा ही है, अलजेब्रा से। एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा, और ये ट्रेंड आपको कोई स्पून फीड नहीं कर सकता कि आप कहीं यूट्यूब पे वीडियो आप लगा के बैठे हुए और कोई आपको बता रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं यही करो वो नहीं। ये आपको खुद से डिस्कवर करना है। 1-2 घंटा निकाल लीजिए इन 3-4 दिनों में, 1 to 2 आवर्स काफी है। 1-2 घंटे में आप सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये भावना अपने अंदर से निकाल लीजिए कि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो साइंस के वो जो 25-30 क्वेश्चन है और मैथ्स का, तो मतलब अगर आप 40 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं तो कट ऑफ निकालना आपके लिए वैसे ही, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड ये जो 30 क्वेश्चन है ना साइंस वाला, इसमें बहुत ज्यादा घबराइएगा मत। मैंने देखा बहुत लोग घबराते हैं। जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है वो लोग भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाते इसमें, ठीक है। कितना भी आप कुछ पढ़ लीजिए, आपका फिजिक्स अच्छा हो सकता है, केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, तो बायो खराब हो जाएगा। बहुत ही रेयर ऐसा कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि 30 में से किसी ने एकदम 28 क्वेश्चंस कर लिए सही, बहुत रेयरली मैंने देखा ऐसा, मुझसे भी नहीं होता था, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि साइंस बैकग्राउंड नहीं है क्या। 30 क्वेश्चंस अब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछेंगे, ठीक है। आप देख लेना पिछले कुछ साल का पेपर्स, बहुत ज्यादा टेक्निकल वो लोग नहीं पूछते। जो आपके रोज के दिनचर्या में यूज होता है, साइंस का जो एप्लीकेशन होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं वो लोग, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, सपोज आपसे मैं एग्जांपल की ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है। अगर वाटर का पीएच वैल्यू सपोज 7 से 9 हो गया तो एसिडिटी बढ़ा 100 टाइम्स, या बेसिक हो गया वाटर। तो ये एकदम नॉर्मल सी चीजें हैं जो एक आम इंसान को एक्सपेक्टेड है कि पता हो। अगर नहीं पता हो तो आप जहां से भी कर रहे हैं, ल्यूसेंट से कर रहे हैं या क्राउन या कहीं से भी कोचिंग से, आपके खुद के नोट्स हैं, आपने यूट्यूब से देखा है, ये सारा कुछ आप रिवाइज करिए। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने करंट अफेयर्स बताया था आपको, बिहार रिलेटेड एंड हिस्ट्री। आफ्टर दैट ये मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन 40 मार्क्स, जस्ट इमेजिन 150 में से। मैथ्स में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, 10 में से 10 होना चाहिए पूरा, ठीक है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस क्वेश्चंस उठा लीजिए, जहां पे नहीं समझ में आ रहा हो 2-3 केसेस हो सकता है आपको वो टॉपिक ही नहीं पता हो, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लीजिए, क्या उसका सोल्यूशन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको टॉपिक पता है, आपको ये नहीं पता कि फॉर्मूला क्या लगना था, आपको फॉर्मूला तो पता है कि 3-4 फॉर्मूला है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगना था ये नहीं पता है, या फिर आपको यही नहीं पता है कि फॉर्मूला क्या है, यही 3-4 केसेस हो सकते हैं। तो इसको आप जल्दी जल्दी डिस्कवर कर लीजिए। जब आप याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मतलब रट रट के आपका ब्रेन थक जाता है ना, तब ये सब काम करिए, ये मैथ्स वाला, ठीक है, साइंस वाला, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। साइंस में बहुत सारी चीजें आप जब पढ़ते हैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। एंड मैथ्स ऑब्वियसली जब आपका ब्रेन एकदम आइडियल हो जाता है, आप हिस्ट्री याद कर रहे हैं काफी देर से, ज्योग्राफी याद कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट आप बीच में जब आप थक जाते हैं, वो ब्रेक टाइम पे आप मैथ्स करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये जो एग्जाम टाइम है आपका 10 से 12, 12 से 2 जो भी है, जिस टाइम पे पेपर होगा, उस टाइम पे बैठ के पढ़ाई करना कंपलसरी है, ताकि आपका बॉडी यूज टू रहे। उस दिन पता चला कि आप, अगर आपका रूटीन है 10 से 12 सोने का एंड आप जा रहे हैं एग्जाम देने, आपको नींद आने लगा, परफॉर्मेंस वीक हो गया, आप बार बार जा रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं एकेडमिक में। नाउ कमिंग टू एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं, ये नहीं कि बहुत पहले पहुंच गए, 1 घंटे पहले जाके आप बैठे हुए, नहीं, लास्ट मोमेंट के 5 मिनट पहले तक, जब तक आप गेट पर रिवाइज कर पा रहे हैं, रिवाइज करिए। आपका जो करंट अफेयर्स का हैंडी आपने मैप बनाया या कुछ भी नोट्स बनाया, कुछ भी जो जो चीजें आप भूल रहे हैं उसका एक क्रक्स होगा, उसको रिवाइज करते रहिए लास्ट मोमेंट तक। ये नहीं कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले जाके आप बैठ गए वहां पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अगर आप पहले चले गए, सपोज 10 बजे का पेपर है, आप 8:30 9 बजे जब भी एंट्री होती है आप तुरंत चले गए, वो जो टाइम होता है पेपर मिलने का और जब आप अंदर गए, उस बीच में आपके पास आपका कोई नोट्स बुक्स कुछ नहीं रहता, आपके पास सिर्फ रहता है थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन और एंग्जाइटी, जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे
तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। किसी से भी बात नहीं करना है वहां पे। देयर विल बी मेरी पीपल, बहुत वहां पे विद्वान लोग पहुंचे रहेंगे जो वहां भी ज्ञान देते रहते हैं सेंटर पे कि इसका क्वेश्चन, इसका पता है क्या, इसका ऐसा होता है, इसका वैसा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है, हिस्ट्री में ये है क्या, वो है। किसी से भी बात नहीं करना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि वो जो बोल रहे हैं हो सकता है कि आपने वो मिस कर दिया हो और उसके कारण आप डिमोटिवेट हो जाए। किसी से भी बात नहीं करना है, मेंटेन साइलेंस, ठीक है। और चीज़ों को याद करते रहिए जो आप भूल रहे थे, ट्राई टू रिकलेक्ट देम, कि जब तक पेपर नहीं मिलता है शांत बैठे रहिए और चीज़ों को रिकलेक्ट करिए। बी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइएगा। ऐसे मौसम ऐसा ह्यूमिड है कि परेशानी होने वाली है, एंड सरकारी स्कूल्स में एग्जाम होगा, तो सपोज आपका वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा, आपका टेबल हिलने लगा, ठीक है, एंड लाइट चली गई या कहीं तो पंखा ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अंधेरा है, तो वो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशन नहीं भी मिले तो मुझे एग्जाम क्लियर करना है। वो 2 घंटे बस आपको वहाँ पे एडजस्ट करके एग्जाम देना है, प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना है, वहाँ से चले जाना है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना। जैसे बहुत जगह मैंने देखा है कि बेंच थोड़ा सा हिल रहा है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इन्विजिलेटर से जाके झगड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उससे सिर्फ उनका तो कंसंट्रेशन जाता ही, बाकी लोग जो शांत से बैठे हुए रहते हैं उनको भी, उनका भी ध्यान उधर चला जाता है, कंसंट्रेशन। तो जो टाइम उनको अपना पेपर रिकॉल करने में लगाना चाहिए था, जो डेटा वो भूल चुके थे उसको याद करने में लगाना चाहिए था, वो ध्यान उधर चला जाता है। तो एग्जाम हॉल के अंदर एकदम अवॉइड करें एब्रप्ट फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी, ठीक है, आराम से रहें। कुछ भी मतलब कुछ भी खराब हो सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हो सकता है कि लाइट नहीं हो तो ठीक है, खिड़की खुलवा देंगे इन्विजिलेटर को बोल के, हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी, आराम से बैठना है, एडजस्ट करना है। अगर हैंकी या हैंड टॉवल अलाउड है तो ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग होगा तो आपका OMR शीट वो खराब हो सकता है, ठीक है। ब्लैक ब्लू जो भी बॉल पॉइंट पेन है उसको एक बार देख लीजिएगा, अवॉइड जेल पेन, कि बबलिंग अच्छा से हो। बबलिंग बहुत कायदे से करना है, वो चाइल्डिश मिस्टेक नहीं करना है कि मैंने A लिखा था लेकिन सर मैंने B कर दिया वहां पे, तो फिर वो कोई सुनता नहीं है, तो मशीन को पता थोड़ी है कि आपने A सोचा था B सोचा था। कभी कभी क्या होता है, एक और गलती बबलिंग होती है कि आपने क्या किया, बहुत 2 तरीका होता है, क्वेश्चन बनाया, बबल भरो, पहले सब क्वेश्चन बना लो उसके बाद बबल भरो। मैं ये तरीका फॉलो करता था, आप ये भी कर सकते हैं अगर आपने मॉक में किया है, सही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये इसलिए करता था कि सपोज आपने एक क्वेश्चन देखा, आप उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, आंसर आपको पता चल गया, आपने क्या किया, पहले मार्क कर दिया B में कि मुझे B मार्क करना है, आपने दाग दे दिया, फिर आप उसको सर्कल कर रहे हैं। जब तक आप सर्कल कर रहे हैं तब तक आप दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, या कुछ और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने शुरू में देखा था पेपर मिलते के साथ, वो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन है कि पूरे एग्जाम में आपको परेशान करते रहते, वो क्वेश्चन आपको लगता है कि अरे ये मुझे आता था, मैं कैसे भूल गया, या थोड़ा बहुत डेटा मुझे पता है, इसको कैसे करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो एक चैलेंज हो जाता है, कि इमोशन हो जाता है आपके साथ, वो एग्जाम में बैक ऑफ द माइंड आपके चलते रहता है, कुछ भी सॉल्व करेंगे ना वो क्वेश्चन के बारे में आपको ख्याल आता रहेगा। तो ये बबल साथ साथ में इसलिए भरते हैं कि सपोज आपने ऐसा करके आपने ऑप्शन चूज किया था A, E, B, ऐसा आपने चूज किया था, ठीक है, एंड क्या हुआ, गलती से एक क्वेश्चन शिफ्ट हो गया बबल में एंड आपने भर दिया देख लीजिए क्या डिजास्टर होने वाला है। ये हो चुका है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये हो चुका है। एक क्वेश्चन शिफ्ट हो गया था एंड उसके कारण हर क्वेश्चन का आंसर शिफ्ट होता चला गया, एंड कुछ नहीं, इन्विजिलेटर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं यही प्रेफर करता था कि क्वेश्चन बनाओ और तुरंत बबल भरो, ताकि वो बबल भरने का जो अलग से जो कितना देर लगता है बबल भरने में, कुछ सेकंड से तो लगता है, 3, 4, 5 सेकंड, उससे ज्यादा थोड़ी लगता है। तो बबल भरने के लिए वो जो 10-15 मिनट लोग रखते हैं ना लास्ट में, ये 10-15 मिनट मैं तो सिर्फ बबल भरूंगा, जस्ट इमेजिन कि ये 10-15 मिनट अलग से आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट के टाइम पे सपोज आपको कुछ सोचना है, बबल भरने का प्रेशर है, तो उससे बेटर है ना कि साथ साथ आप भरते चलो, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है।
पानी अलाउड है तो ले जा सकते हैं, बट डोंट ड्रिंक मच ऑफ वाटर। मे बी आपको वॉशरूम जाना पड़े, 5-10 मिनट आपका बर्बाद होगा, एक एक सेकंड कीमती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस वहाँ अच्छे से फॉलो करना है। हैंकी अगर अलाउड है और हैंड टॉवल अलाउड है तो प्लीज जरूर ले जाइएगा। वो बहुत बार क्या होता था कि बेंच इतना गंदा रहता था कि ओएमआर रखते थे तो वो पूरा गंदा हो जाता, तो प्लीज खुद को साफ करें या ना करें, वहां मैं तो अपने बेंच को पूरा अच्छे से साफ कर लेता था कि मतलब ठीक है, पूरा क्लीन होना चाहिए। कहीं कुछ बेंच में अगर टूटा उटा है, कुछ ऐसा हो कि आप अगर बबल भर रहे हो, ओएमआर फट जाए, तो उसके लिए पहले से सब देख लीजिएगा, टीचर से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो चेंज कर देगा। जो भी हो, अपना इंटेलिजेंस वहां यूज करके काम रहना है एग्जाम के पहले। पेपर मिलने के बाद वो 2 घंटे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो मैं बता रहा हूं, जब आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, एंड उस समय जब आप नीचे देख रहे हैं, सोचना चालू करेंगे, फिर उसके बाद सीधा वो जो वार्निंग बेल आता है 5 मिनट 10 मिनट पहले वाला, उसी समय आपको ध्यान आएगा। और टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा। पेपर करने का बहुत सारा तरीका है। मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज 60-70 क्वेश्चन आपको आता है पूरा श्योर, या 50 ही, जो भी पहले श्योर आ रहा है उसको जल्दी 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 मार्क कर देना है, ठीक है। श्योर हो गया, उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको दोबारा नहीं करना, क्योंकि आपने आप क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में भी जो ऑप्शन है उसको मार्क कर दीजिएगा, ताकि देखने से पता चल जाए कि अरे ये क्वेश्चन मुझे पढ़ना नहीं है, हो चुका है। बार बार टाइम नहीं वेस्ट होगा। उसके बाद आता है 50-50 वाला, जिसमें आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, तो वो आप बाद में करिए, ठीक है। और जो फर्स्ट आइटरेशन है, ये जो 60 से 70 है, ये आपको 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए मैक्सिमम। 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद का जो टाइम है सबसे बड़ा, अगला 40-50 मिनट्स, वो आपको लगेगा 50-50 वाले केसेस में, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगा कि ये हो सकता है, मैंने पढ़ा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो ये, और बाकी का जो भी 10-15 मिनट बचेगा, ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसमें आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, सपोज कि आपके पास 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोई क्लू ही नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है आपको। मतलब आपने पूरा ट्राई कर लिया, आपने जीवन में पूरा नॉलेज निकाल लिया कि इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था, तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको तो करना है। तो आई सजेस्ट कि इस केस में आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देखना होगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होगा। सपोज ये 5 से 6 क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ नहीं पता, कैलकुलेटेड लॉजिक गैस कुछ नहीं काम आ रहा, कोई नॉलेज नहीं काम आ रहा, एकदम आपने कभी सुना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, देन ये 5-6 क्वेश्चंस जो है ना, अगर आप ऑप्शंस में लॉजिकली कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इनका सारा आंसर आप एक ही मार्क करिएगा, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी, या तो ई। नाउ ई के चांसेस बहुत कम रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बता दो आपको। ई ज्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आएंगे कि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड इससे कौन कौन रिलेटेड थे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कॉमन सेंस यही कहता है कि एक आदमी से ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत लोगों का योगदान रहता है। तो उस केसेस में, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में ये आता है। कुछ कुछ स्कीम्स में, सपोज एक स्कीम है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो हर किसी स्कीम का कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता है। तो एकदम जनरलाइज अगर 3-4 स्टेटमेंट दिया है तो उसमें से एक से ज्यादा हो सकता है, और अगर आप पढ़ चुके हैं स्कीम्स अच्छे से तो आपको याद भी आ जाएगा। तो ये 2-3 एग्जांपल्स है जहां ई ऑप्शन आता है। ई ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं रहता है, मुझे लगता है 7 या 10 बहुत हो गया, ठीक है। बाकी 140 क्वेश्चन, इनमें सिर्फ 4 ऑप्शन ही काम आएगा आपको। ई का कोई सेंस नहीं है, तो ई के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत लोगों में देखता हूँ कि ई ऑप्शन का क्या करे क्या करे। अगर कुछ आपको पता है, मैथ्स में जनरली आप देखिए ई आएगा ही नहीं, साइंस में आ सकता है। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन आया, विच ऑफ दिस सॉल्ट या मिनरल्स इज डिजॉल्व्ड इन ह्यूमन स्वेट, इंसान के पसीने में इनमें से कौन सा रहता है, सोडियम, और भी 3-4 रहता है, पोटेशियम, 3-4 ऑप्शन। तो ऑब्वियसली एक सॉल्ट तो रह नहीं सकता। कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो जो स्वेट होता है, ह्यूमन स्वेट, उसमें 3-4 तो अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाएंगे, तो ई कर देंगे हम ऑप्शन मार्क। मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको नहीं भी पता है, कॉमन सेंस से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हो गया। लास्ट का जो क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आप एकदम ब्लैंक है, कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसमें क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से बी या सी मार्क करिएगा,
ए और डी के चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं पर्सनली, आपको जो अच्छा लगे चारों में से मार्क जरूर करिएगा और इन सारे क्वेश्चंस में वही ऑप्शन मार्क करिएगा। बट केस यही है कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल ब्लैंक है, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, अटेम्प्ट तो करना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बस इस तरह से मार्क करना है, या तो बी या तो सी, ज्यादा चांसेस यही रहता है, मतलब अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स में। हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या करना है। अपना रूटीन एग्जाम के एक दिन पहले वाले रूटीन के हिसाब से अलाइन कर लीजिए। ठीक है, आपका सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खाने का क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड अभी अवॉइड करिएगा क्योंकि वो आपके कॉन्सेंट्रेशन पे असर करता है। ठीक है, एग्जाम के बाद आप अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं, जहाँ जाना है जा सकते हैं, जितना सोना है जब सोना है सो सकते हैं। एग्जाम तक थोड़ा सा जब इतने टाइम तक अगर आपने खुद को इतना डिसिप्लिन रखा है, इतना डेडिकेशन दिया है, इतना सैक्रिफाइस किया है, तो अभी 3-4 दिन और कर सकते हैं। ये हाई टाइम है, मतलब इस टाइम आपका एफिशिएंसी बहुत ये रहता है। फोन मत इस्तेमाल करिए 3-4 दिन। ठीक है, फ्लाइट मोड पे रख दीजिए, बहुत यूजफुल होता है फ्लाइट मोड, खास करके एस्पिरेंट्स के लिए। कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाला आपको बहुत ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स घर पे ही बात करना था, घर वालों को भी पता होगा कि आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ज़रूरत नहीं है। डोंट यूज़ फोन, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, या तो नींद कंप्लीट कर लीजिए या तो रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, हेल्थ, रिवीजन, ये अगर सही रहेगा तभी एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है और आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, आपने कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा खा लिया, आपकी तबीयत खराब हो गई, फीवर हो गया, कुछ भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तबीयत वबीयत सब ठीक है, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है, ठीक से रिवाइज ही नहीं किया है, तो भी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी और माइंड इसका कॉम्बिनेशन है बस प्रीलिम्स। एंड ऐसा नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, टॉप 10 वाले या लास्ट रैंक वाले या जिनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स रहते हैं, उनके मार्क्स में, प्रीलिम्स के मार्क्स में अगर आप देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सपोज ये नंबर मार्क है, ये कट ऑफ है आपका। ठीक है, दिस इज द कट ऑफ। ये एरिया मैक्सिमम लोगों का रहता है जो सिलेक्ट होते हैं रैंकर्स। बहुत ये नहीं कि 150 हो गया यहाँ पे, ऐसा नहीं, इधर बहुत कम लोग रहते हैं, 130 प्लस तो मैंने बहुत रेयरली देखा है। ठीक है, इधर 70 से कम भी बहुत रेयरली देखा है। और जो लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं 70 से 80 वाले, मैक्सिमम लोग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है इस भीड़ में जाना है, इस भीड़ में जाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ? तो अपना रूटीन आपको अलाइन कर लेना है, रिवीजन का तरीका स्मार्ट बना लेना है, पढ़ी हुई चीजें बार बार नहीं पढ़ना है कि प्रियम्बल निकाल के पढ़ रहे हैं। प्रियम्बल में जो चीजें आप भूलते हैं वो पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स में एकदम आर्टिकल 14 से स्टार्ट करके 28, 29, 30, 32 तक जाना है, वही चीजें पढ़ना है जो आप भूल रहे थे। बार बार आर्टिकल 19 नहीं पढ़ना है, राइट टू फ्रीडम आपको पता है। ठीक है, आर्टिकल 21 बार बार नहीं पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं उसको नहीं पढ़ना। डीपीएसपी में कुछ कुछ आप भूल रहे हैं तो देख लीजिए कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जीएसटी का क्या था, ठीक है, वो देख लीजिए, क्या स्लैब्स है वो देख लीजिए। जो चीजें आप भूलते हैं, जो डेटा आप भूलते हैं, उसको देखिए और उसको सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझ लेना है, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना है, तो वहां एग्जाम में याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में प्रेशर रहता है, अभी रटने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आप रट नहीं पाए एंड वहां पे वही क्वेश्चन आ गया, आप गलती कर दी। तो यही सब चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स में ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम चीजें आपको पहले से पता है। ठीक है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप बहुत पहले सोच चुके हैं। बस ये था छोटी मोटी जो चीजें हैं जो ब्रशअप करना था, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसको मैंने शेयर करा था। मैंने 63rd वाला भी बीपीएससी दिया था। ठीक है,
अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वहां मेरा 1 नंबर के लिए कट ऑफ रह गया था। तो ये जो 1 नंबर है ना, दिस 1 मार्क्स, ये पूरे 1 साल चुभता है, 1 साल से ज्यादा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रहा हूं कि मैंने जो गलती की, ठीक है, वो आप नहीं करें। हल्के में प्रीलिम्स को मत लीजिएगा। प्रीलिम्स अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले मतलब लोग कहते थे कि प्रीलिम्स तो हो ही जाता है, जो भी थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंस है, उसी में जो करना है। ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। जो लोग अंडर 100 रैंक आए हैं, ठीक है, जो लोग बार बार रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, उन लोग का भी प्रीलिम्स कभी कभी नहीं निकलता है। और ये फैक्ट बात है, इसमें कोई मतलब मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मे भी आप लोगों को पता भी हो कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रीलिम्स को इग्नोर किया, थोड़ा सा भी हल्के में आपने लिया, तो प्रीलिम्स नहीं होता है, दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है।